हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो किससे रिलेटेड है, जो एटम से रिलेटेड है। और इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो है आइसोबार। आइसोबार जो वर्ड है ये किसने सजेस्ट किया था? ये सजेस्ट किया था ऑल्फ्रेड वॉल्टर स्टेवर्ट ने 1918 में। और ये जो वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक रूट से, जिसमें आइसो का मतलब होता है इक्वल और बार का मतलब होता है वेट। अगर मैं बात करती हूँ इसकी डेफिनेशन की, तो जो भी हमारे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जब उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है और मास नंबर सेम आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? आइसोबार। और एग्जाम्पल के लिए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। जैसे कि आप सब जानते हैं किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये ए है और ये जेड है, तो ए क्या इंडिकेट करता है? मास नंबर। और जेड क्या इंडिकेट करता है? एटॉमिक नंबर। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 18, 19, 20 है, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं। और जो 40, 40 है, ये किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है मास नंबर के बारे में। तो मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं विच इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या कहता है? आइसोटोप के अकॉर्डिंग जो भी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। या मैं इसको इस तरीके से भी कह सकती हूँ, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोबार, मतलब ये आइसोबार का जस्ट उल्टा है। अगर एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो मैंने कार्बन के आइसोटॉप लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कार्बन के जितने भी आइसोटॉप्स हैं सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम, विच इज 6। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मास नंबर की, तो एक कार्बन का आ रहा है 12, दूसरे का 13 और तीसरे का 14। तो मास नंबर क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है दैट इज आइसोटोन। आइसोटोन क्या कहता है? यहाँ पे जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो क्या होगा? सेम होगा। किसमें? न्यूक्लियस में। तो इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एग्जांपल की, तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? एटॉमिक नंबर इक्विवेलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इज दैट अंडरस्टूड? तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ कार्बन के केस में, तो C614, तो इसके केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल कर आएगा दैट वुड बी 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। और अगर मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8। और अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो तीनों के केसेस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 8। तो ये सब के सब क्या हो गए? हमारे आइसोटोन। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट टर्म कौन सा है? आइसोडाइफर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है जब वो सेम आता है तब हम उसको क्या कहते हैं? आइसोडाइफर। अगर आपने कोई भी एटम ले रखा है और उनका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम उन पर्टिकुलर एटम्स को किस टर्म से इंडिकेट करेंगे? आइसोडाइफर के टर्म से इंडिकेट करेंगे। नाउ अगर अब मैं बात करती हूँ आइसोडाइफर के एग्जाम्पल की, तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है? पोटेशियम का और फ्लोरीन का। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है K39, 19 एंड फ्लोरीन 9, 19। ठीक है। तो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 19। और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 9। और अगर मैं बात करती हूँ इसके न्यूट्रॉन की, तो पोटेशियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? 39 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 20। और अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्लोरीन के, तो वो कैसे निकलेगा? 19 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से जो n माइनस जेड की वैल्यू आएगी पोटेशियम की, वो कितनी आ जाएगी? 20 माइनस 19 विच इज इक्वल टू 1। और फ्लोरीन से कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 10 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 1। तो पोटेशियम और फ्लोरीन दोनों जो अलग अलग एलिमेंट हैं, जो अलग अलग एटम हैं, दोनों के केसेस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? वो सेम आ रहा है, दैट इज 1। एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड एग्जांपल की, तो इसके केस में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ रही है? 92। और यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो वो हो जाएगा 235
-92, तो ये आ जाएगा 4, दिस विल बी 143, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल कर आएगा दैट इज 231 - 90, ये हो गया 141। अब अगर मैं इन दोनों के केसेस में n - z की वैल्यू निकालूं तो पहले वाले में आ जाएगा 143 - 92 विच इज इक्विवेलेंट टू, ये 92 है, 143 है, तो ये आ जाएगा 51। और इसके केस में भी कितना आ जाएगा 141 - 90 विच इज इक्वल टू 51। तो दोनों के केसेस में जो n - z की जो वैल्यू है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, आइसोडाइफो। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्या है, आइसोस्टर। आइसोस्टर क्या होता है, आइसोस्टर होता है जहां पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर ये दोनों चीजें किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, किसी 2 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है या किसी 3 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो हम उसको किस टर्म से इंडिकेट करेंगे, आइसोस्टर से। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा पहला एग्जाम्पल है N2 एंड CO। जो N2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन ये 2 नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना है, ठीक है, तो इसके पास 2 एटम हो गए। CO मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये एक कार्बन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, तो इसके पास भी कितने हो गए, 2 एटम हो गए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बने। अब अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन की, तो जो N2 है और जो CO है, नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने हो जाएंगे, 14। कार्बन के एक एटम के पास होते हैं 6 और ऑक्सीजन के एक एटम के पास होते हैं 8, तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 14। तो दोनों मॉलिक्यूल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, सेम है, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, आइसोस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूं तो N2O एंड CO2। N2O एंड CO2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम कितने हुए, 3। CO2 की अगर मैं बात करती हूँ तो एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का, तो टोटल एटम कितने हुए, 3। अब अगर मैं बात करती हूँ N2O एंड CO2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 के पास कितने हो जाएंगे, 14। लेकिन ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन के एक एटम के पास कितने होते हैं, 8। तो 14 प्लस 8 14 प्लस 8 ओवरऑल कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ CO2 की, तो कार्बन के एक एटम के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के एक एटम के पास होते हैं 8, तो 2 के पास कितने हो जाएंगे, 16। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम है, दैट इज 22। और एटम्स भी क्या है, सेम है, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, आइसोस्टर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ जो हमारा लास्ट टर्म है दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एटम में, आयन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इज दैट क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं, एक चीज का ध्यान रखना, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं, बट जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल ले लो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है N3 - Al3+ और Mg2+। तो N के ऊपर 3 नेगेटिव है। अगर मैं बात करूँ इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तो 7 है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे 3 नेगेटिव आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 7 + 3 10 हो गया। अब एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, 3+, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, लेकिन 3+ है तो क्या करेंगे, माइनस, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 10। Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 12, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10। तो इन तीनों के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो तो जो आइसो वाला जो टर्म है ना वो हर टर्म में आया है, चाहे वो आइसोबार हो, चाहे वो आइसोटोप हो, चाहे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो आइसोस्टर हो,
चाहे वो आइसो डाइफर हो। आइसो का मतलब होता है सेम, ये ग्रीक वर्ड से आया है, और आइसो का क्या मतलब होता है? सेम, इक्वल। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट वो वाले टर्म्स जो किस तरीके से एटम से रिलेटेड है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड फर्दर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।